नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज से मैं हिस्ट्री नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इतिहास मंथन करके एक सीरीज लेकर आ रही हूँ। उस सीरीज के माध्यम से आप पूरे इतिहास का एक साथ मंथन करेंगे। अभी तक तो आपने जो भी पढ़ा होगा या आपने नहीं भी पढ़ा होगा, तो जिस तरीके से ये पूरे इतिहास का मंथन से लगभग 1300 MCQ प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। इस क्वेश्चन से समझ लीजिए कि आप 1300 में 4 से गुणन कर दीजिए, उतने आपको फायदे होंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, मैं एक साथ सारे चैप्टर का मंथन करूँगी, आपको एक्सप्लेन करके वो टॉपिक बताऊँगी और इससे 100% क्वेश्चन मैच करते हैं। तो ये सीरीज है, सीरीज को आज सीरीज से आप ज्वाइन हो ले और रोज़ 2 वीडियो आएगा, इससे आप वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें। इसके साथ आपका एक साथ पूरा हिस्ट्री एक साथ कंप्लीट होगा। इतने बारीकी तरीके से हर टॉपिक को टच किया जाएगा ताकि आप उससे रूबरू हो, उससे आपका नाता जुड़े। ओके, तो चलिए हम लेट नहीं करेंगे। ये क्लासेस जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, या ये कहूँ कि मैं जितने भी PCS एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी करते हैं, किसी भी हिस्ट्री का कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। क्योंकि यदि आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा लॉस जाएगा। कि आप देखिए एक साथ कितने क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक जो आप एक एक करके 6 महीने एक चैप्टर पढ़िएगा। 6 महीना मतलब एक एंशिएंट इंडियन, मेडिएवल, मॉडर्न आप पढ़िएगा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व, तो इस सब का एक ही साथ मंथन किया जा रहा है। जिस तरह से क्षीर सागर मंथन हुआ था, उसी तरह से ये इतिहास का मंथन है। इसीलिए सीरीज से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर बातें बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप वीडियो देखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 जो है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन 1 है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से टॉपिक लिया गया है, तो उसमें है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया। क्वेश्चन तो एक सीधे सा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया। तो आंसर क्या होगा? मार्शल ने। मार्शल कौन था? सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था, पुरातत्व विभाग, उसका अध्यक्ष था। तो आंसर हो गया मार्शल। आप समझ गए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता का नाम किसने दिया। लेकिन अब यहाँ हम चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम मार्शल ने दिया था, लेकिन इसकी खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है? तो एक साथ एक छोटे से क्वेश्चन के साथ किस तरह से आपका विचारों का मंथन हो जाएगा, आपके दिमाग का माइंड चूर्ण होगा, ये आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो आप सीधा सा एक क्वेश्चन देख लिए, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया? मार्शल ने दिया। इस अज्ञात सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशक में 1921 ईस्वी में इस स्थान की खुदाई की। किसने की खुदाई? राय बहादुर दयाराम सहनी ने की थी। किसकी खुदाई? हड़प्पा की खुदाई। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक है। मार्शल कौन था? क्वेश्चन बनता है मार्शल कौन था? तो मार्शल पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल थे। और उन्हीं के निर्देशन में डायरेक्टर जनरल, आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर जनरल जो थे कौन थे? सर जॉन मार्शल के डायरेक्शन में 1921 ईस्वी में इस स्थान की खुदाई हुई। लगभग आप देखेंगे चलिए आगे देखते हैं। खुदाई की गई लगभग 1 वर्ष बाद, यानी कि 1921 में किसकी खुदाई की गई? हड़प्पा की खुदाई की गई। किसने किया था खोज? राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। किसकी अध्यक्षता में, निर्देशन में?
सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। कब किया था? 1921 में किया था। और जस्ट उसके एक साल बाद 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। यानी कि 1921 ईस्वी में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खोज की गई थी 1921 ईस्वी में, उसके जस्ट एक साल बाद 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी, और पहले हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम सैनी। तो राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित पाकिस्तान के सिंध प्रांत, मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान देश है। पाकिस्तान जो पहले था वो भारत में ही था, तो लेकिन उसका नाम तो आज वर्तमान में वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला है, डिस्ट्रिक्ट लरकाना जिला के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक मोहनजोदड़ो में एक बौद्ध स्तूप का पता चला, उसकी खुदाई की गई। एक और स्थान का पता चला। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी के घाटी तक ही सीमित है। जब ये नई सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता हुआ, उसके एक साल बाद 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो हुआ। तो इस तरह से इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि यह एक प्रकार का सभ्यता है। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित है। और उन्होंने ये भी मतलब लगाया कि अंदाज़ा लगाया कि ये सभ्यता सिंधु घाटी के आसपास के इलाकों में ही फैली हुई है। क्योंकि एक बात मैं और बताना चाहूँगी आपको कि कोई भी सभ्यता किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई है। विश्व में कितनी सभ्यता है, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से थोड़ा हटती हूँ, लेकिन यदि आप इतिहास मंथन से जुड़े हो तो सभी तरह के मंथन होने ज़रूरी है। मैं एक चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रही हूँ कि आपको एक चैप्टर में जितने हैं उसको कंप्लीट कराऊँ। इससे क्या होता है, दिमाग अपना सुस्ता अवस्था में हो जाता है, बोर हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए मैं इतना अच्छा लगेगा मिक्सचर या मंथन जो चल रहा है, इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखें तो आपका एकदम दिमाग मंथन हो जाएगा और उससे इतने आप इंटेलिजेंट होंगे। सिंधु घाटी तक ही सीमित था। यानी कि मैं क्या बातें कर रही थी, सभ्यता। विश्व में कितनी सभ्यताएं हैं? 4 सभ्यताएं हैं। कौन कौन? सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, तो अगर ध्यान से देखा जाए, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुआ था? दजला फरात नदी घाटी के किनारे। मिस्र की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? नील नदी के किनारे। चीन की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? हांगो नदी के किनारे, इसे पीली नदी भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ विकसित हुई? सिंधु नदी के किनारे। तो आप ये देखते होंगे कि विश्व की जितनी भी 4 सभ्यताएं हैं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। अब इसका कारण क्या रहा है? यदि आप अपना एक कॉमन सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये पता होगा कि कोई भी सभ्यता, किसी भी जीवन शैली को जीने के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। जैसे जल ही जीवन है, पानी खाने पीने के लिए, कोई काम करने के लिए, मकान बनाने के लिए, खेती गृहस्थी करने के लिए, पशुपालन के लिए, इन सब के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो सभ्यताएं वहीं विकसित हुई, लोगों ने अपने जीवन जीने की कला वहीं सीखा जहाँ पानी की उपलब्धता थी। ओके, तो इस तरह से यदि हम सिंधु घाटी से एक प्रश्न आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया था, तो मार्शल ने दिया। तो अब यहाँ मंथन हमने किया कि मार्शल कौन था, उसका नाम सिंधु घाटी कैसे पड़ा। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि उन्होंने यह अनुमान लगाया कि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम क्या रखा? सिंधु घाटी की सभ्यता। पर कालांतर में यानी कुछ समय गुजरने के बाद पिगट एक इतिहासकार थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बतलाया। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो एक ही साल के अंतराल के बाद खोजी गई थी, तो पिगट महोदय ने क्या कहा, इतिहासकार ने, उन्होंने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है, एक अनुमान लगाया ऐसा कि एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी रही होगी। जब इस सभ्यता के
जब इस सभ्यता के अवशेष सिंधु नदी घाटी की सीमाओं से बाहर भी मिलने लगे, तो सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया कि सिंधु घाटी के आसपास ही ये सभ्यता विकसित है। लेकिन जब इस सभ्यता के जो अन्य प्रांत हैं उनकी सीमा जो है बाहर भी मिलने लगे, तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। यानी कि सबसे पहले तो ये निश्चित किया गया कि हाँ भाई, ये सिंधु नदी के किनारे मिला है तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे। लेकिन जब सिंधु नदी के बाहर भी कुछ ऐसे जगहों की जानकारी हुई जहाँ ये सभ्यता विकसित हुई थी, तब इतिहासकारों ने इसे हड़प्पा सभ्यता का संबोधन भी किया। क्यों किया? इसके पीछे लॉजिक क्या है? इन्होंने इसलिए किया कि हड़प्पा वो जगह था जो सबसे पहले इस सिलसिले में ढूंढा गया था। कब ढूंढा गया था? 1921 ईस्वी में। किसने? राय बहादुर दयाराम सहनी ने। ओके, चूंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, इसीलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना ही अधिक उपयुक्त समझा गया। ओके, तो इस तरह से आपने एक टॉपिक से इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना विस्तृत जानकारी हासिल किया। अब हम दूसरा टॉपिक चलते हैं। दूसरे टॉपिक में क्या दिया हुआ है, चलिए दूसरा टॉपिक है इनमें से कौन सही है। देखिए, नेट के एग्जाम में जो बच्चे नेट और जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो जो इतिहास मंथन के द्वारा मैं माध्यम से मैं इसे लेकर आई हूँ, तो इसे आप एक क्वेश्चन बनाने के साथ साथ आप बहुत सारे इस टॉपिक के कंसेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे। इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, जैसे इसमें मिलान करना है सही। जैसे लोथल भोगवा नदी किनारे, कालीबंगन सिंधु नदी किनारे, मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे, हड़प्पा झेलम। तो इसमें कह रहा है कि कौन सही है। तो हड़प्पा तो आपने जस्ट ऊपर ही पढ़ा कि यह सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा है। रावी नदी, सिंधु नदी, हाँ सिंधु नदी किनारे। लोथल भोगवा नदी किनारे, मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे, नहीं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, ठीक है। कालीबंगन सतलज नदी किनारे, घग्गर नदी किनारे, ठीक है। तो अब ये इसमें से कौन सही है? तो सही तो भाई ये है, क्योंकि ये सारे गलत है। क्योंकि हड़प्पा झेलम के नदी किनारे नहीं स्थित था, मोहनजोदड़ो रावी के किनारे नहीं था, कालीबंगन सिंधु के नहीं था, लेकिन लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। तो ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या क्या करेंगे, रियल में ये सारे जगह जो हैं कहाँ स्थित है। यदि आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। जैसे सही सुमेलन इस प्रकार है। हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं? रावी नदी के किनारे। ओके, ये सब जो नदियाँ हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। ओके, लोथल भोगवा नदी, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के अनिलवाड़ा जिले में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये सारे जो स्थल है हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में डिटेल्स में पढ़ा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मैच करने के लिए नेट जेआरएफ के क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इस तरह से था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इतिहास मंथन का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, चांदी मिलती है सर्वप्रथम चांदी कहाँ से मिली? चांदी जो होता है मोहनजोदड़ो से, पश्चिमी ताम्रप्रशांत संस्कृति से, वैदिक युग से, मौर्य युग से। अब अपना दिमाग आप लगाइए, चून योर माइंड। मोहनजोदड़ो से चांदी सब सर्वप्रथम कहाँ से मिली? याद करिएगा, एकदम शुरू से हम लोग चलते हैं। चांदी सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। ओके, वैदिक से, पश्चिमी ताम्र संस्कृति से, मौर्य से, लेकिन इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। ये आंसर यह दिया हुआ है मोहनजोदड़ो से। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्यों मोहनजोदड़ो। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से चांदी का बर्तन एवं आभूषण मिले हैं।
इसके अतिरिक्त यहाँ से विशाल स्नानागार, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल रहे हैं उनकी अपनी विशेषताएं रही हैं। मैं एक एक करके सब लेकर आऊँगी। मैं चाहती तो एक वीडियो में मैं लेकर आऊँगी, लेकिन वो सब स्पेशल क्लासेस चलेंगे और वो मैं आपको बोर्ड पे कंप्लीट करूँगी। लेकिन ये इतिहास मंथन है तो इससे आप ज़रूर जुड़ें। ये एक डेली डोज की तरह आपको टॉनिक के रूप में काम करेगा। यदि आप नए विद्यार्थी हैं या तैयारी की शुरुआत करते हैं या आपने तैयारी की हुई है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या था कि चांदी सर्वप्रथम कहाँ मिली? तो चांदी सर्वप्रथम मिली मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन और आभूषण मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, स्तूप टीला, महाविद्यालय भवन, कांसे के नृत्यरत नारी की मूर्ति, यानी कांसे की बनी हुई नृत्य करती हुई नाचती हुई एक नारी की मूर्ति मिली है। पुजारी जो मिला है, पुजारी के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो पालथी मार के एक योगी के रूप में बैठा हुआ है। योगी की मूर्ति, इसलिए इस पुजारी को योगी भी कहा गया है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, ये भी वो साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है। क्या? मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की शिव मूर्ति। हाथी के कपाल खंड, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल आदि के साक्ष्य मिले हैं। सीपी की बनी हुई पटरी मिली है, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, कपाल खंड, सीपी की बनी हुई पटरी, शिव की मूर्ति, हाथी का कपाल खंड, ये सारे प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। तो इस तरह से आप याद कर ले, क्योंकि ये टॉपिक कहीं से भी पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, या हो सकता है इसको मैच करने के लिए भी दे दे। तो ये क्वेश्चन था। मोहनजोदड़ो शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित इसकी सर्वप्रथम खोज राखालदास बनर्जी ने 1920 में 1922 ईस्वी में किया था। यानी कि इस टॉपिक को आपने पहले भी पढ़ा, तो क्या हुआ? आपके दिमाग का मंथन हुआ कि नहीं? आपको एक टॉपिक के साथ इतना कुछ बताया जा रहा है, साथ ही एक तरह का रिवीजन भी हुआ कि सिंधु के लरकाना जिले में, पाकिस्तान के सिंधु के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 ईस्वी में। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की 1921 में हुई थी और 1922 में इसका हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मोहर पर जो आकृति मिली है वो किसका है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल में सर्वाधिक मोहरों पर, यानी जो मोहर होते थे, जो क्वाइंस होते थे या स्टाम्प होते थे, उस पर ज़्यादातर किसके चित्र मिले हैं, आकृति मिली है? तो उसे मिला है एक श्रृंगी वाला वृष, एक श्रृंगी यानी एक सींग वाला बैल का चित्र मिला है। वहाँ की जो भी ज़्यादातर मोहर प्राप्त हुई है उस पर एक सींग वाला बैल का चित्र प्राप्त हुआ। यदि आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो इस मूवी में इसके माध्यम से दिखाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की जीवन शैली कैसी थी और किस तरह से वो एक श्रृंग वाले बैलों का भी यूज करते थे, और वो कौन सी एक उनकी जाति होती थी, कौन सा एक वर्ग होता था जो इस तरह के बैलों का यूज करते थे। चलिए अब इसकी व्याख्या हम कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मोहर पर एक श्रृंग वाले वृष की आकृति मिली है। यानी कि सिंधु सभ्यता में जो भी मोहरें प्राप्त हुई, सिक्के प्राप्त हुए, उसमें एक सींग वाले बैल के चित्र मिले हैं। मोहरों के बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेल खड़ी का किया गया है। सेल खड़ी होता है तो उसका उपयोग किया गया मोहर बनाने में। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई है। सिंधु मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार है। सिंधु घाटी यानी सिंधु घाटी की मोहरें किस किस आकार की है? तो बेलनाकार है, बेलन के आकार के, वर्गाकार, वर्ग के आकार के, आयताकार एवं वृत्ताकार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन। ओके, इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो इसमें आपका आ जाएगा सभागार। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार भी मिला है, वो पुरोहितों का निवास स्थान गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा तो सिंधु घाटी में नहीं है, तो यहाँ होगा इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा भवन सभागार। तो चलिए इसके डिटेल्स में भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सभागार के अवशेषों से पता चलता है कि यह सबसे बड़ा भवन था, क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सभागार के अवशेष प्राप्त हुआ है। यह सबसे बड़ा भवन था। यद्यपि इस इमारत का अभी ठीक से पूरा उत्खनन कार्य संपन्न नहीं हुआ है, यानी कि जो सभागार सिंधु घाटी सभ्यता का है उसका ठीक से भी उत्खनन नहीं हुआ है। फिर भी जो क्षेत्र जाना गया है वह क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है, यानी कि जो क्षेत्र इसके संबंध में जाना गया उसका क्षेत्रफल कितना है? 750 वर्ग मीटर। इससे पक्की ईंटों के बने 20 बड़े आकार के खंभे हैं। किसमें? सभागार में पक्की ईंटों के बने 20 खड़े खंभे हैं, जिन्हें 5-5 की संख्या में 4 कतारों में बांटा गया है। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख नगर भवन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो हो गया इनमें से कौन सही है, यानी कि ये 4 टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि कांसे की मूर्ति कालीबंगा से मिली है, घोड़े की अस्थियां सुखटोड़ा से मिली है, बृहत स्नान हड़प्पा से मिला है, और मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे। तो ये सब सरासर गलत है। इनमें ये कहना है कि सबसे सही कौन सा है, तो घोड़े की अस्थियां मिली है कहाँ से? सुखटोड़ा से। ये चीज़ सही है, क्योंकि ये सही नहीं है। जैसे कांसे की मूर्ति कालीबंगा से कांसे की नहीं मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। बृहत स्नानागार ये हड़प्पा में नहीं है, मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ओके, तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह से जो हड़प्पा सभ्यता है मोहनजोदड़ो से जो भी वस्तुएं थी उसे वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये टॉपिक। तो चलिए इसको डिस्कस किया गया, व्याख्या किया गया है। कांसे की मूर्ति और बृहत स्नानागार, कांसे की मूर्ति और बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ, 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हड़प्पा में कितने अन्नागार मिले हैं? तो हड़प्पा में छोटे छोटे अन्नागार, ग्रैनरी जो होता है गोडाउन ग्रैनरी, तो कितने मिले हैं? 12। हड़प्पा में कितने अन्नागार मिले हैं? तो 12। आंसर डी होगा। ठीक है, हड़प्पा में 12 अन्नागार मिले हैं। अब हम अन्नागार के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो गोदाम, वो ग्रैनरी जहाँ अनाजें रखी जाती है। तो कितने हड़प्पा मिले? 12। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, अब पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हड़प्पा कहाँ से हुआ है, पाकिस्तान के, ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान के पंजाब शहर से हैं। तो ये जो है पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले से, हड़प्पा कहाँ से है? पंजाब, पाकिस्तान पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले, और मोहनजोदड़ो लड़काना ज़िले से है। अब ये मोंटगोमरी ज़िला जो है आधुनिक साहिवाल जगह है। कौन सा जगह है मोंटगोमरी ज़िले का? आधुनिक साहिवाल। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। ये मोंटगोमरी जिला जो था रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसन ने किया था। किसका उल्लेख किया था? हड़प्पा का। हड़प्पा का उल्लेख सबसे पहले कब? 1826 में चार्ल्स मेंसन ने किया था। हड़प्पा का दूसरा उल्लेख तब आया जब 1856 ईस्वी में कराची के लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने यहाँ पर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 12 नगर मिले हैं, किसको? हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में है, जो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसन ने किया। हड़प्पा का दूसरा उल्लेख तब आया जब 1826 ईस्वी में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने यहाँ से प्राप्त ईंटों का उपयोग रोड़ों के रूप में किया।
56 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन 2 व्यक्ति थे। 1826 ईस्वी में इन्होंने यहाँ प्राप्त ईंटों का उपयोग रोड़े के रूप में किया था, तो इसे प्राप्त किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। निर्देश पर पुरातत्व विभाग के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। मोहनजोदड़ो के विपरीत हड़प्पा का अन्नागार के दुर्ग के बाहर अवस्थित था। मोहनजोदड़ो के विपरीत अन्नागार कहाँ स्थित था? दुर्ग के बाहर। ओके, चलिए इसी बहाने आपको पूरा मंथन कर रहा है दिमाग का कि आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। मोहनजोदड़ो के विपरीत हड़प्पा का अन्नागार दुर्ग के बाहर अवस्थित था। हड़प्पा का अन्नागार कहाँ अवस्थित था? दुर्ग के बाहर। इसका एक कारण उत्तर रावी नदी के तट हो सकता है। दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदड़ो के विपरीत हड़प्पा का अन्नागार दुर्ग के बाहर अवस्थित था। अच्छा, और मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार प्राप्त हुए हैं वो एक बड़ा हॉल सा था। इस नदी के जल मार्ग से फसल को सीधे अन्नागार तक लाया जा सकता था। इस अन्नागार के दुर्ग के अंदर रहने से जो सुरक्षा की जा सकती थी उसकी क्षतिपूर्ति सतत निगरानी रखकर की जाती होगी, और संभवतः बुर्जों का प्रयोग इस निगरानी के लिए भी किया जाता रहा होगा, जिसमें अन्नागार से लेकर कुली, आवास और उनसे जुड़ी कार्यशाला तक की सुरक्षा व्यवस्था शामिल होगी। दो खंडों में विभाजित अन्नागार का संपूर्ण क्षेत्रफल। अब देखते हैं कि 2 खंडों में विभाजित है। कहाँ का अन्नागार? हड़प्पा का अन्नागार। छोटे छोटे 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं और मोहनजोदड़ो में तो एक विशाल स्नानागार है। तो 2 खंडों में विभाजित अन्नागार का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 55 × 43 मीटर। हर खंड में 6 भंडारण कक्ष थे। हर खंड में 2 खंडों में विभाजित अन्नागार का संपूर्ण क्षेत्रफल, हर खंड में 6 भंडारण छोटे छोटे कक्ष थे। हर हाल का बाह्य क्षेत्रफल 35 × 6 मीटर आकार का था। ओके, चलिए आपने 7 क्वेश्चन देख लिया इतिहास मंथन का। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इपिग्राफी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रही हूँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक शब्द ये भी आता है इपिग्राफी। इपिग्राफी में अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। यानी इपिग्राफी क्या है? तो इपिग्राफी में अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। अभिलेखों का प्राचीन भाषा का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन। तो इपिग्राफी के अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास और प्रकाश डालने वाले स्रोतों में सर्वाधिक महत्व के और प्रामाणिक स्रोत अभिलेख हैं। ये टॉपिक है, जैसे देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों में सर्वाधिक महत्व के एवं प्रामाणिक स्रोत अभिलेख हैं, क्योंकि अभिलेख समकालीन होते हैं। अभिलेखों से पता चलता है तत्कालिक राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त राज्य की सीमाओं का निर्धारण, राजाओं के चरित्र एवं व्यक्तित्व के विषय में भी ये जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अभिलेख तत्कालीन कला को भी प्रदर्शित करते हैं। ओके, अभिलेख क्या होते हैं? समकालीन होते हैं। जब का अभिलेख लिखा गया रहता है तो उस समय के शासक के द्वारा ही लिखा जाता है, तो वो समकालीन होता है। याद रखिएगा, ये अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं। इपिग्राफी जो अभिलेख होते हैं तत्कालीन कला को भी प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब हम 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, श्रुति साहित्य नहीं है। श्रुति साहित्य क्या नहीं है? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। तो आप बताइए कि श्रुति साहित्य यानी कि वो कौन सा साहित्य जो सुना नहीं जाता है, श्रुत साहित्य नहीं है, उसे पढ़ा जाता है, तो है ये वेदांग। वेदांग जो है श्रुति साहित्य नहीं है। वेदांग श्रुति साहित्य नहीं है। श्रुति साहित्य को वैदिक साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य को क्या कहा जाता है? वैदिक साहित्य। श्रुति साहित्य का अर्थ है अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। यानी कि वेदांग को एक पीढ़ी से चढ़कर दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंचाया गया।
वेदांग श्रुति साहित्य नहीं है। वैदिक साहित्य कहा जाता है। श्रुति साहित्य का अर्थ है अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। इसका नाम संहिता भी है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दिया। ऋषियों ने उन्हें अपने शिष्यों को बतलाया। यह क्रम चलता रहा तथा यह ज्ञान श्रवण परंपरा से सुरक्षित रहा। अच्छा, शिष्यों को बताया, यह क्रम चलता रहा और यह ज्ञान श्रवण परंपरा से सुरक्षित है। कालांतर में वेद व्यास ने इस ज्ञान को संकलित कर दिया। इस कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ओके, तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया कि श्रुति साहित्य नहीं है। कौन? ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांग और उपनिषद। तो इसमें होगा वेदांग श्रुति साहित्य नहीं है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। मंत्रों का प्रकाश दिया, ऋषियों ने उन्हें अपने शिष्यों को बताया, क्रम चलता रहा था। यह ज्ञान श्रवण परंपरा से सुरक्षित रहा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबकि वेदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए रचना हुई है। वेदांग सबसे अभिप्राय है जिसके द्वारा स्वरूपों को समझने में सहायता मिले। वेदांग की कुल संख्या इस प्रकार है। अब समझते हैं कि वेदांग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी, ये 4 हैं। क्या है? वेदांग। वेदांग 6 हैं। अब इन वेदांग की हम चर्चा करेंगे। आप एकदम से ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। चलिए, शिक्षा एक क्या है? शिक्षा 1 नंबर। वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण तो अब हम शिक्षा वेदांग में क्यों ग्रहण कहता है? क्योंकि वैदिक वाक्यों के जो संस्कृत के बड़े बड़े वर्ड हैं उनका स्पष्ट उच्चारण हो। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाख है। ओके, अब हम आगे देखते हैं कल्प साहित्य। कल्प वैदिक कर्मकांडों के लिए संपन्न करवाने के लिए निम्न गतिविधियों का प्रतिपादन ही कल्प सूत्र कहलाता है। व्याकरण इसके अंतर्गत समासों और संधि आदि के निर्धारण एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग आदि बताए गए हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। पाणिनि की अष्टाध्यायी कौन सी ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट टॉपिक है निरुक्त। शब्दों की उत्पत्ति और निर्वचन बतलाने वाले निरुक्त कहलाते हैं। क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन हेतु यास्क ने संकलन किया। व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की। सॉरी, मेरे से मास्क आया। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, जो भाषा प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जो भाषा का क्या माना जाता है? प्रथम ग्रंथ। क्या? यास्क ने। निरुक्त की रचना किसने की थी? यास्क ने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा छंद भी दिया हुआ है, देख लेते हैं। वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से गायत्री, त्रिष्टोपो आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। पिंगल का छंद शास्त्र प्राप्त है। छंद शास्त्र में प्राप्त है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। प्राचीनतम आचार्य लगत मुनि है। ज्योतिष शास्त्र के प्राचीनतम आचार्य कौन है? लगत मुनि। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 ही रखूंगी, वीडियो लंबा जाएगा, फिर से मैं लेकर आऊंगी। प्राचीन काल में कृषि और कारीगरी पेशा था किसका? शूद्रों का। कृषि और कारीगरी किसका पेशा था? शूद्रों का। प्राचीन काल में कृषि और कारीगरी पेशा शूद्रों का था। समाज का चतुर्थ और सबसे निम्न वर्ग शूद्र था। विराट पुरुष ब्रह्मा के पैर से, अब उसे तो निम्न कहा गया है, लेकिन इस तरह से जो समाज की ढांचा है, जैसे विराट पुरुष ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न होने के कारण उसे समाज के सभी भार ढोना पड़ता था। उसका मुख्य कर्म द्विज जातीय अर्थात क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना था। उसे अत्यंत हेय समझा जाता था, जो सभी प्रकार के अधिकारों और संस्कारों से रहित था। काल तक शूद्रों को अपवित्र नहीं माना जाता था। जब समाज कृषि हो गया तो वर्णों में विभाजित हो गया। तब उच्च वर्ग के लोग
के लिए विशेष अधिकार तथा सुविधाओं की मांग करने लगे। तभी अपवित्र घोषित कर दिया गया। शूद्रों की स्थिति धर्मसूत्र कब से कब आता है? ईसा पूर्व 600 से 300 ईसा पूर्व में सर्वाधिक दयनीय हो गई थी। उन्हें द्विजों की मर्जी पर छोड़ दिया गया। मौर्य काल के आते आते की स्थिति में सुधार के कुछ चिन्ह दिखते हैं। अर्थशास्त्र में इन द्विजातियों की सेवा के साथ ही वर्ता अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य भी बताया गया। शूद्र कर्षक का भी उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? शूद्र कर्षक का, जिसका अर्थ है शूद्र किसान। कर्षक मतलब किसान। गुप्त काल तक आते आते शूद्रों का स्थान ग्रहण कर लिया। वे पूर्णतः कृषि तथा व्यापार करेंगे। गुप्तकालीन स्मृतियों में शूद्रों को सभी प्रकार की वस्तुओं की एकाधिकार, वैश्यों ने कृषि क्रम त्याग दिया और कृषि पर पूर्ण वर्ग का एकाधिकार हो गया। ओके, तो ये था इतिहास मंथन का पार्ट 1, जिसमें आप इतिहास के विभिन्न मुद्दों को एक साथ उठाया जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इससे क्या होगा? आपके दिमाग का मंथन क्या है, जो दिमाग की बत्ती जो है ना वो जल जाएगी, जिससे आप नेट और जेआरएफ फर्स्ट टारगेट में ही क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लंबी जाएगी, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से आप तैयारी करते हैं अपने घर पे, आपका अपना स्ट्रेटजी है। मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, एक बार में नेट जेआरएफ क्लियर करोगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर मैं अवेलेबल होंगी। तब तक के लिए ये वीडियो देखें, और वीडियो यदि पसंद है तो लाइक का बटन दबाएं। ओके, धन्यवाद।